आज हम प्लांट के पिगमेंट के बारे में थोड़ा जानना शुरू करते हैं। तो देखो, मैं पिगमेंट की बात कर रही हूँ ना प्लांट की, तो प्लांट में 4 तरीके के पिगमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, दूसरा पिगमेंट है क्लोरोफिल बी, तीसरा पिगमेंट है ज़ैंथोफिल और चौथा पिगमेंट जो आपको दिखाई देगा वो है कैरोटीन। तो 4 तरीके के पिगमेंट आपके प्रेजेंट हो गए। क्लोरोफिल ए क्रोमैटोग्राम में आपको दिखाई देगा ब्राइट ग्रीन। मैं बी की बात करूं तो बी आपको क्रोमैटोग्राम में दिखाई देगा येलो ग्रीन। मैं ज़ैंथोफिल की बात करूं तो ये आपको दिखाई देगा येलो, और मैं कैरोटीन की बात करूं तो ये आपका रेंज करेगा येलो टू ऑरेंज। तो ये 4 तरीके के पिगमेंट जो हैं वो मेरे प्लांट में प्रेजेंट हैं। अब इन पिगमेंट का अरेंजमेंट कैसे है वो अरेंजमेंट हमने देखना है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे कि अरेंजमेंट की मैं जब बात कर रही हूँ ना, तो फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट ऐसा नहीं है कि कभी अकेला रहेगा। ठीक है, पिगमेंट इज़ नेवर अलोन। ठीक है, तो पिगमेंट प्रेजेंट किस फॉर्म में है ये हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैं कुछ शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। जो शेप मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो पिगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे पिगमेंट के मॉलिक्यूल हैं ऐसे। दीज ऑल आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ पिगमेंट। तो पिगमेंट, यहाँ से मुझे ये पता चला कि पिगमेंट जो है वो अकेला नहीं है। वो अकेला नहीं है तो वो क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इस क्लस्टर में क्या होगा, देखो आपको क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, फिर आपको क्लोरोफिल ए दिख रहा है, फिर आपको बहुत सारे क्लोरोफिल बी दिखाई दे रहे हैं। देन फिर इसके अलावा आपको इसमें येलो कलर के ज़ैंथोफिल्स भी दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। देन इसके अलावा आपको ऑरेंज कलर के यहाँ पे कैरोटेनॉइड्स भी दिखाई दे रहे हैं। पर हो क्या रहा है कि इन सब में क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इस डिफरेंट क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो ध्यान देना, यहाँ से मुझे ये पता चला कि पिगमेंट का एक क्लस्टर बनेगा। अब ये क्लस्टर लाइट के साथ एसोसिएटेड होता है, मतलब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा दूसरी फॉर्म में। ठीक है, ये जो क्लस्टर मेरा बना है, क्योंकि ये लाइट के साथ एसोसिएटेड है, इस क्लस्टर को हम बोल देंगे फोटो सिस्टम। शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं पीएस। अब आपको इस फोटो सिस्टम में क्या क्या दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया कि एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ऐसा है जो डिफरेंट है। ये सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो डिफरेंट है, इसे आप नाम दे दोगे रिएक्शन सेंटर। ठीक है, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्लोरोफिल ए के बाकी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड के साथ मिले हुए हैं, वो सेपरेट नहीं है। तो ये जो बाकी क्लस्टर है इसे हम बोल देंगे एंटेना मॉलिक्यूल। इन्हें हमने बोल दिया एंटेना मॉलिक्यूल्स। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्लोरोफिल ए और इन सब के बीच में स्पेस है। रियलिटी में स्पेस नहीं होता, जबकि इन सारे पिगमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। तो यहाँ सब बीच में आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो फोटो सिस्टम जो है वो अकेला पिगमेंट नहीं बना रहा है, इसमें पिगमेंट के साथ साथ बीच बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं। अब आप ध्यान दो, होगा क्या कि काम किस तरीके से कर रहे हैं। तो बेसिक हम एक इनका काम करने का तरीका देख रहे हैं। देखो, लाइट एनर्जी पड़ेगी एंटेना मॉलिक्यूल्स पे। एंटेना मॉलिक्यूल्स इस लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे ये जो रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए का अकेला मॉलिक्यूल है उसे, क्योंकि इन्होंने लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट किया और फिर उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया क्लोरोफिल ए को। हम एंटेना मॉलिक्यूल को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसे बोल देंगे LHC। हमने इसे बोल दिया है LHC, क्योंकि एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं रिएक्शन सेंटर वाले। तो क्लोरोफिल ए की हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल ए की हेल्प कर रहे हैं, इन्हीं को हम एक्सेसरी पिगमेंट भी बोल देते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो देखो हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि प्लांट में जो 4 तरीके के पिगमेंट्स थे वो एक क्लस्टर बना रहे थे। क्लस्टर को नाम दिया पीएस। पीएस में क्या क्या है, क्लस्टर जो बन रहा था, क्लस्टर को हमने नाम दिया है पीएस। और पीएस में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। हमने देखा था कि पीएस में रिएक्शन सेंटर है, हमने देखा था कि
पीएस में रिएक्शन सेंटर है और रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल है। देन हमने देखा कि सेकंड इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल ए के, क्लोरोफिल बी के, ज़ैंथोफिल के और कैरोटीनॉइड के, और इन्हीं के साथ साथ बीच में हमारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। अब जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी स्टार्ट करी तो उन्होंने देखा कि प्लांट में दो तरीके का पीएस होता है, दो तरीके का फोटो सिस्टम है। जो फोटो सिस्टम पहले डिस्कवर हुआ था उसे बोल दिया PS1, जो बाद में डिस्कवर हुआ था उसे बोल दिया PS2। अब क्या होगा देखो यहाँ से, PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है, इसका रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट। तो रिएक्शन सेंटर ने 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करी, तो रिएक्शन सेंटर को हम नाम दे देते हैं P700। वहीं मैं बात करूँगी PS2 की, तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो एब्जॉर्प्शन पीक देता है 680 नैनोमीटर की लाइट पे, मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। तो इसके रिएक्शन सेंटर को मैं नाम दे दूँगी P680। अब PS1 मुझे दिखता कहाँ है, PS1 मुझे दिख जाएगा ग्रैना में, और ये मुझे दिख जाता है स्ट्रोमा लैमेली में भी, तो दोनों जगह पे ये मुझे दिख जा रहा है। वहीं मैं PS2 की बात करूं तो ये सिर्फ ग्रैना में मुझे दिखाई देगा। दो तरीके के पीएस हो गए। अब ये दो तरीके के पीएस मिलके क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उस लाइट एनर्जी को ये यूटिलाइज करेंगे। किस में यूटिलाइज करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ADP। ADP क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये पिगमेंट जोड़ेंगे और बना देंगे ATP। अब इस पर्टिकुलर तरीके के केमिकल प्रोसेस में जुड़ा कौन है, फॉस्फेट ग्रुप। तो हम इस केमिकल प्रोसेस को बोल देंगे फॉस्फोराइलेशन। अब क्योंकि इस केमिकल प्रोसेस में लाइट ने एक रोल प्ले किया है तो हम इसे पूरा नाम दे देंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो पिगमेंट का क्लस्टर है फोटो सिस्टम, दो तरीके का है, PS1 और PS2। वो PS1 और PS2 ATP बनाने का काम करते हैं और ATP बनाने की प्रोसेस को हमने बोल दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरीके का होता है। सबसे पहला फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है इसे हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा जो होता है वो होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो दो तरीके का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपके सामने एक डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप उस डायग्राम में देखेंगे कि किस तरीके से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। अब देखो यहाँ पे मैं ये जो दो पीएस ड्रॉ कर रही हूँ, दो क्लस्टर ड्रॉ कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि दो क्लस्टर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। सबसे पहला ये जो क्लस्टर है ये क्लस्टर है PS2 और सेकंड ये जो क्लस्टर है ये क्लस्टर है PS1। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो मैंने सेपरेट बनाया हुआ है ये रिएक्शन सेंटर है और हमने अभी पढ़ा PS2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P680 और PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P700। अब देखो क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी आएगी, ठीक है, यहाँ पे पेन हम चेंज कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, लाइट एनर्जी आएगी और लाइट एनर्जी पड़ेगी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे रिएक्शन सेंटर को P680। अब है क्या, क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला है वो है C65H72O5N4Mg। इसके पास एक मेटल है मैग्नीशियम, तो जब उस मेटल पे लाइट पड़ेगी तो वो मेटल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा। तो क्लोरोफिल ए पे जब लाइट पड़ती है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और उस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इस इलेक्ट्रॉन के को जो क्लोरोफिल ए से एक्साइट हुआ है उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम फियोफाइटिन ने किया, तो फियोफाइटिन यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। अब देखो क्लोरोफिल ए से उसका इलेक्ट्रॉन छिन गया है तो इस पर चार्ज आ जाएगा P680 प्लस। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे लाइट पड़ेगी, लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी P700 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वो इलेक्ट्रॉन
एक्साइट होके चले जाएगा एक मॉलिक्यूल के पास, कैरियर के पास, जिसका नाम है FeS। FeS PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, जब P700 से उसका इलेक्ट्रॉन छिनेगा तो वो बन जाएगा P700 प्लस। अब देखो यहाँ से क्या है, अभी फियोफाइटिन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, फियोफाइटिन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा प्लास्टोक्विनॉन नाम का एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है उससे। अब देखो प्लास्टोक्विनॉन में देखो यहाँ पे आया है सफिक्स ONe, और हमें पता है जिस भी केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ONe होता है वो होते हैं कीटोन। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि प्लास्टोक्विनॉन इज अ कीटोन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनॉन को दे दिए। प्लास्टोक्विनॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा साइटोक्रोम B6F को, और जैसे ही साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे ADP फॉस्फोराइलेट होके ATP बना देगा, IP के साथ जुड़ जाएगी और ATP सिंथेसाइज कर देगा। तो ATP पिगमेंट कैसे बनाते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब एक कैरियर से दूसरे के पास जाता है तो ATP सिंथेसाइज होती है। साइटोक्रोम B6F क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा एक दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। अब देखो प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, प्लास्टोसाइनिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सोचेगा कि किसे देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो PS1 का ये जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 प्लस बन गया था, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा P700 प्लस को, और यहाँ से बन जाएगा P700। दोबारा से 700 प्लस ने जो इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ किया था वो इलेक्ट्रॉन उसे दोबारा वापस मिल जाएगा और बन जाएगा P700। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसके पास है, FeS के पास। FeS इस इलेक्ट्रॉन को देता है एक दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जिसका नाम है फेरोडॉक्सिन, और फेरोडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा NADP को। NADP को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा और प्रोटॉन भी मिलेगा, प्रोटॉन आता है स्ट्रोमा से, तो यहाँ पे एक दूसरी एनर्जी बन जाती है जिसका नाम है NADPH2। तो दो तरीके की एनर्जी यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है। अब देखो इन सारी चीज़ों में अभी ये 680 प्लस ऐसा ही है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था तो 680 प्लस बना था। अब यहाँ पे आ जाएगा वाटर आएगा, और वाटर यहाँ पे मैंगनीज और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होके 4H पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगा। ये जो ऑक्सीजन बनी है स्टोमेटा से बाहर चली जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो P680 प्लस को रिड्यूस करके दोबारा से बना देंगे P680। अब देखो ध्यान दो, इन सब में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हुआ 680 से, गया PS2 के पास और अल्टीमेटली पहुंच गया NADPH2 के पास। तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बनाई है, इसीलिए हमने इस प्रोसेस को नाम दे दिया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो इस पर्टिकुलर में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, यहाँ से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले PS2 काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है ऊपर को, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहा है तो बोल देंगे अपहिल। फिर इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे को तो मूवमेंट को बोल देंगे डाउनहिल। फिर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर को तो मूवमेंट को बोल देंगे अपहिल, और फिर इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे को तो मूवमेंट को बोल देंगे डाउनहिल। यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो मेरी एनर्जी जनरेट होती है। ध्यान देना, बॉडी में जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है वो सब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ATP जनरेट होगी और दूसरी एनर्जी जनरेट होगी NADPH2। ये दोनों ही तरीके की एनर्जी जो हैं वो मुझे ग्लूकोज बनाने में रिक्वायर होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बनाई है, हम इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है, अपहिल देन डाउनहिल, देन अपहिल देन डाउनहिल। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।